बिहार के मधेपुरा में दिन दहाड़े हत्या हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एक दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दुकानदार की बेटी की गोली लगने से मौत हो गई। इस वारदात के बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने में जुटी हुई है पुलिस की टीम। तो ये बिहार के मधेपुरा की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। फायरिंग की चपेट में आकर दुकानदार की बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। और देखिए किस तरीके से हंगामा करते लोग, सड़क लोगों ने जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने बुझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इस चक्कर घटना से पहुंच के सही बिंदु पर अनुसंधान कर रही है और इसमें संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग टीम बनाकर हम लोग सघन छापेमारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस चक्कर घटना से पहुंच के सही बिंदु पर अनुसंधान कर रही है और इसमें संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग टीम बनाकर हम लोग सघन छापेमारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री हैं दिशा पाटनी, और दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग जो हुई थी, इस मामले में अब एक नया और एक दिलचस्प मोड़ सामने है। इस मामले में दो गैंगस्टर्स, एक है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा रोहित गोदारा, दोनों आमने सामने आ गए हैं। दोनों सनातन की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं। दोनों आमने सामने आने की वजह सनातन बता रहे हैं। दरअसल बीते 11 और 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। इसकी वजह बताई थी सनातन का अपमान। उनका दावा था कि दिशा पाटनी की बहन ने प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है, आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, ये कहते हुए गैंगस्टर्स की तरफ से ये हमला करवाने का दावा किया गया। अब लॉरेंस गैंग का एक गुर्गा है हैरी बॉक्सर, उसकी पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उसने रोहित गोदारा को गैंग नकली बता दिया है। रोहित गोदारा का गैंग, यानी अब दिशा पाटनी का मामला पीछे छूट गया है और गैंगस्टर्स में आपस में ठनी हुई है कि कौन असली सनातनी है और कौन नकली सनातनी। तो आप पहली बार सनातन के नाम पर गैंग वॉर सुन रहे होंगे, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर की जो वायरल पोस्ट है उसमें क्या लिखा है ये जानना जरूरी हो जाता है। मैं फिर बता दूं आपको, वायरल पोस्ट एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन वायरल पोस्ट जो दावा है कि लिखा है हैरी बॉक्सर में, उसमें लिखा उसने कुछ जयचंद सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है, हमारे ग्रुप का नाम लेकर बहन बेटियों को डराया जा रहा है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को हर हिंदू जवाब देना जानता है। सनातनी को किसी गद्दार के ज्ञान की जरूरत नहीं। गोदारा जैसे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसीलिए इन्हें गैंग से निकाल दिया गया। तो पूरी खबर समझने के लिए जरा पीछे चलना होगा। रोहित गोदारा के उस बयान पर भी नजर डालनी होगी जिसके जवाब में लॉरेंस गैंग का ये पोस्ट अब वायरल है। दरअसल दिशा पाटनी के घर पर 11-12 सितंबर को फायरिंग हुई। 12 सितंबर को गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की पोस्ट वायरल हुई। इस पोस्ट में लिखा हुआ था, खुशबू पाटनी दिशा पाटनी के घर फायरिंग हमने कराई, इसने हमारे पूज्य संतों का अपमान किया, प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। दिशा पाटनी के घर पर हुआ यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर है, हमारे धर्म के प्रति अभद्रता दिखाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं, मनोज किस तरीके से ये जो गैंगस्टर्स हैं सनातन की रक्षा के लिए अब गैंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है गैंग वॉर सनातन के लिए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि
इन दोनों जो गैंगस्टर हैं रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई, दोनों पहले साथ मिलकर काम करते थे। इसके अलावा गोल्डी बरार भी इनके साथ में था। लेकिन अगर अभी हाल के दिनों की बात करें तो जो दोनों गैंगस्टर हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपना एक अलग गैंग बना लिया है और जो रोहित गोदारा है वो गोल्डी बरार के साथ मिलकर के काम कर रहा है। और जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया के जरिए रोहित गोदारा गैंग ने ली थी, जिसमें कहा था कि जो गोली चली है वो हमने चलवाई है। उसके बाद एक पोस्ट वायरल हुआ, फिर उसके बाद एक कल पोस्ट वायरल हुआ, फिर एक और पोस्ट वायरल हुआ। तो यानी अब सनातन को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। और ये जो झगड़ा की जो शुरुआत हुई थी झगड़े की, वो जो शुरुआत हुई थी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, इसके अलावा पैसे के लेन देन को लेकर के। आपने देखा होगा कि जब भी दिल्ली एनसीआर या देश में कहीं पर भी कोई वारदात होती है उसके बाद जो गैंगस्टर है वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके जिम्मेदारी लेता है कि ये हमला हमने करवाया, और मकसद उनका बिल्कुल साफ होता है, लोगों में दहशत फैलाना। हालांकि जो एजेंसीज हैं इनकी सोशल मीडिया आईडी पर नज़र ज़रूर बनाती है, लेकिन उसके बावजूद ये गैंगस्टर जो है विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं से इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट को वायरल कर देते हैं। अब आपस में ही इनका जो झगड़ा है वो शुरू हो गया है और लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बरार और रोहित गोदारा हैं वो आमने सामने आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए ये दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों नाबालिग हैं। तो एक तरफ गैंगस्टर आपस में भिड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उनके गुर्गों पर इनकाउंटर का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों के इनकाउंटर के बाद कल रोहित गोदारा ने तो बदला लेने की बात कही थी। रोहित गोदारा के जिन साथियों का इनकाउंटर हुआ उनका परिवार इस खौफ में है कि कहीं जो बाकी बचे हैं उनका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो देखिए ये वो गैंगस्टर्स 12 सितंबर को जिन्होंने दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी, बरेली वाले घर पर फायरिंग की थी। इसी में एक आरोपी रविंदर था, रविंदर अरुण, जिनका इनकाउंटर हो गया है। गांव के रहने वाले दोनों फरार आरोपियों के नाम जब फायरिंग के मामले सामने आए तो उनके परिजन कोतवाली पहुंच गए और उनके बारे में जानकारी मांगी, जिस पर पुलिस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजन दोनों के एनकाउंटर किए जाने की आशंका जता रहे हैं। पर्स उठा कर ले गए, कौन उठा कर लेगा, कैसे उठा कर लेगा। पहले वहाँ से लड़के को उठा लिया जी, फिर यहाँ पे घर पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी, फिर बाइक उठा कर ले गए जी। कौन? पुलिस वाले। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसके बाद बागपत के वाजिदपुर गांव का विजय और लोहड्डा गांव के नकुल के एनकाउंटर का खौफ बरकरार है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने नकुल को घर से दबोच लिया है, तो वहीं विजय अभी भी फरार है। और इस सब के बीच जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है उसकी तरफ से तो धमकी दी गई है कि वो तो जो इनकाउंटर हुआ है उसको इनकाउंटर मानता ही नहीं है, वो तो इसको शहादत मानता है और ऐसे में बदला लिया जाएगा, वक्त भले ही लगे लेकिन बदला वो लेकर रहेगा। तो ये जो गोदारा की तरफ से धमकी दी गई है इसका जवाब यूपी पुलिस अब दे रही है। गैंगस्टर गोदारा की धमकी पर यूपी पुलिस की तरफ से एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश का बयान सामने आया है। गोदारा गैंग की पूरी कुंडली खगाली जा रही है, ये कहना है अमिताभ यश का। यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई बदमाश शासन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ा चैलेंज था। काफ़ी दिन बाद इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी और एक बड़े गैंगस्टर द्वारा इसकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए खुला चैलेंज था। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं से बिगड़नी नहीं चाहिए और ऐसे इस प्रकार की घटना करने वाले अपराधियों को कानून के दायरे में लाना तत्काल अत्यंत आवश्यक है। इनके सारे मेंबर्स जो हैं उनकी जानकारी की जा रही है और ये एक मैसेज भी इनके पास है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हमारे यहाँ टॉलरेट नहीं की जाएगी।
हाल ही में एबीपी नेटवर्क की रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। विकास पथ पर भारत और उभरती चुनौतियों पर संवाद हमने किया। इस क्रम में पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसके निदान को लेकर अपनी राय रखी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। दिखाते हैं आपको उनसे बातचीत का खास हिस्सा। मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन में एक ही बात कहना चाहूंगी। पर्यावरण वन के मंत्री हैं, क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, लेकिन इनकी चर्चा इनके मंत्रालय के बाहर इनकी सफलताओं को लेकर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो पार्टी के ऐसे साइलेंट वर्कर हैं जिन्हें पार्टी जिधर का रुख कर दे उनके लिए वो वहाँ जीत दिलाकर बीजेपी को वापस लेकर आते हैं। 2020 में आपको बिहार का प्रभारी बनाया गया था, आपने वहां अलायंस को जीत दिलाई सर। 2023 में आपको मध्य प्रदेश भेजा गया था, जहां लोगों ने इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन आएगा, वहां आपने जीत दिला दी। और महाराष्ट्र 2025, जहां आप लोगों को उम्मीद नहीं थी सर, वहां पर आपने जैसे जादू ही कर दिया। अब भूपेंद्र यादव जी, इस इनविजिबल जादू की छड़ी लेकर आप किस स्टेट का रुख करने वाले? धन्यवाद मेघा जी। धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ काम करने वाली पार्टी है और एक मिशन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सक्षम नेतृत्व है, तो कोई भी जीत में हम प्रभारी रहे हैं उसमें एक कार्यकर्ता जितनी भूमिका हमारी है, ये जीत का पूरा श्रेय पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को जाता है। जब दिल्ली इलेक्शन इस साल कैंपेन्स चल रहे थे, बहुत बड़ा मुद्दा बना यमुना की गंदगी, ठीक है। अब कुछ महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद जो लेवल है, जो स्तर है पोल्यूशन का, वो अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ठोस कदम, कुछ मतलब एक्चुअल सोल्यूशन, छोटे मोटे इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस सोल्यूशन है क्या दिल्ली के लिए, यमुना के लिए सर? आपने बिल्कुल सही मुद्दा पूछा है और प्रदूषण ये हम सबकी चिंता और कंसर्न का विषय है। हम लोग केंद्र में सरकार में आने के बाद पिछले 10 वर्षों में इसमें बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल के जो खतरनाक सीवियर डे और को अगर आप तुलना करेंगे तो दिल्ली में कम हुए हैं। यमुना में 2 तरह के विषय हैं। यमुना में दिल्ली में 7-8 जगहों पे जो एसटीपी हैं वो सही तरीके से चलने के लिए उसको एक कंप्लीट ड्रेनेज के माध्यम से दिल्ली सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ कार्य किया है। यमुना के रिवर बेड में पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेड़ लगाने का, क्लीनिंग का, सफाई का काम किया है। दिल्ली सरकार ने अभी आने के बाद बहुत तेज़ी से काम किया है। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि अब दिल्ली की सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, ज़मीन पर काम कर रही है, उसके परिणाम जल्दी ही आपको दिखने लगेंगे। बढ़िया है, दिल्ली की सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, ज़मीन पे काम कर रही है। आप पर्यावरण मंत्री हैं, आप ज़रा मुझे बता दें सर कि दिवाली आने वाली है, क्या वो 15 दिन के लिए जो लोग बैग पैक करके भाग जाते हैं यहाँ से क्योंकि सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी हैवी हो जाती है पोल्यूशन से हवा, इस बार क्या स्थिति रहेगी सर? आप बैग नहीं पैक करोगी, मुझे 15 दिन में जरूर मिलोगे। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद आपसे जरूर इंटरव्यू करूंगी सर, क्योंकि ये इतना सरल है नहीं ये सिचुएशन। मैं इंटरव्यू के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, बिहार पर चलती हूँ सर। आपने बिहार में प्रभारी का काम संभाला है। पहला सवाल आपसे, नीतीश कुमार जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप ये बताइए सर, इस बार जब आप लोग बार बार कहते हैं सवाल पूछने पर कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में आप ये लड़ रहे हैं चुनाव, क्या आप ये कह सकते हैं भूपेंद्र यादव जी एज वन ऑफ द टॉप मिनिस्टर्स एंड वन ऑफ द ब्रेन्स बिहाइंड दिस पार्टी कि इस इलेक्शन के बाद अगर आपकी अलायंस वापस पावर में आती है तो नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं।
और एनडीए की सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। तो वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप लोग को नंबर्स आते हैं तो? हम आएंगे ही, सरकार बीजेपी की और एनडीए की मुख्यमंत्री वही बनेंगे? हाँ, एनडीए का वही नेतृत्व है। अभी तो चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष सर ऐसा है, विपक्ष अब प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है हिम्मत है तो बोलो अपने रैलीज में कि आप नीतीश कुमार बनेंगे आपके नेक्स्ट मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जी ने आज तक क्या बताया उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम तो कह रहे हैं नीतीश जी का नेतृत्व है। आप ये पूछो राहुल गांधी जी से, आप पूछिए राहुल गांधी जी से। ठीक है, चलिए, अगर नंबर्स आते हैं तो क्या बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? बीजेपी ने हमेशा अपने एनडीए के गठबंधन धर्म का पालन किया है। सर ऐसा है कि आपके जो घटक दल है ना, वो तो आपको परेशानी में डालना शुरू कर दिए। जीतन राम मांझी जी ने बोला अभी हमें एक भी घटक दल ने परेशानी में नहीं डाला है। डाल रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी जी ने अभी बोला परसों, उन्होंने कहा कि मुझे 15 से 20 सीट नहीं मिलेंगी तो मैं 100 सीट पर खुद ही लड़ूंगा, अलायंस में रहूंगा नहीं। चिराग कहते हैं, चिराग अब इतने सारे सोशल मीडिया पोस्ट सब आगे किए जाते हैं उसके ऑफिस कि भाई चिराग ने अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए और हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए। वो तो 40 सीट के नीचे मानने को तैयार ही नहीं है, जैसा हाव भाव लग रहा है। अब इतनी सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार जी, चिराग और जीतन राम मांझी जी को देने के लिए तैयार है। ये आपकी बैक एंड फोर्थ कब तक चलती रहेगी? नहीं, हाँ, एनडीए एकजुट है, हमें तो किसी को परेशानी नहीं है। आपको क्यों हो रही है? हम टाइम पे सब घोषित कर देंगे। टाइम पर आप घोषित करेंगे तो मसल तो फ्लेक्स कर रहे हैं सर वो लोग बिहार में, चिराग भी कर रहे हैं, जितना मांझी भी कर रहे हैं, आपके घटक दल तो आपसे आप अपनी पाउंड ऑफ फ्लैश एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मीडिया को अपना टीवी चलाना होता है इसलिए 24 घंटे न्यूज़ देते हैं। हम तो बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पे सब करेंगे और एनडीए वहाँ पर विजय की ओर जा रहा है। वो सब मेरे को तो लगता है, मैंने सुना है कि जो बिहार की यात्रा कर रहे थे वो तो कहीं विदेश में आराम कर रहे थक के। अब क्यों चले गए थक थका के, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वरना नेता को तो जब जनता से समर्थन आता है तो वो और जनता में जाता है। ये तो देश ही छोड़ के चले गए। इसलिए बिहार में हमारी लड़ाई घुसपैठियों के खिलाफ है, बिहार में लड़ाई हिंदुस्तान के सम्मान के लिए है, बिहार में लड़ाई बिहार के सम्मान के लिए। और हम तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव तक कहीं विदेश नहीं जाएंगे और चुनाव के बाद भी नहीं जाएंगे। हमारी ये लड़ाई सीधे सीधे घुसपैठियों के खिलाफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।